able to listen to me. Don't do all these things because I'm able to know who is doing this annotations and all. It will not help you. Anyways, I'm putting it off. You will not be able to annotate anything now. So that's it. So let's start with the thing, indifference curve which we were studying. If you have any doubts in between, you can ask me at any point of time. Got it, everyone? Just raise your hand, and after that only I will switch on your, what do I say, the mic. Okay, so let's start with the thing. Yes, Anjali, what happened? You have raised your hand, Anjali, what happened? Nothing. गलती से लग गई. What happened? Okay, fine. So let's go for it now. Indifference curve, we were studying for last 2 days. Okay, and we are going on with the thing. Now this is the first slide where it is very clear that I have just tried to let you know about the thing that we are going to study. Okay, so now next let's move on to the next slide. Okay, so what does this slide show us and tell us? Okay, an indifference curve is the locus of all those combination of two goods which give the same level of satisfaction to the consumer. Try and understand this. Indifference curve होता क्या? ये एक अलग तरीके का डेफिनेशन है आप लोगों में, ताकि आपको जो एक डेफिनेशन ब्रिटिश डेफिनेशन जो आपको मिला हुआ है, एक और डेफिनेशन उसके हाई लेवल का है, ताकि आपको पूरी चीज बहुत बेटर तरीके से समझ आ जाए और आप ये डेफिनेशन भी एग्जाम में लिख सकते हो. मैं आपको ये पीडीएफ या पीपीटी जो भी है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा लेटर ऑन. ठीक है. An indifference curve is the locus of all those combinations of two goods which give the same level of satisfaction to the consumer. मतलब क्या हुआ कि आप कर्व के किसी भी पॉइंट पे हो, आप उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे आप 2 ऑरेंजेस खा रहे हो, चाहे आप 4 मैंगोस खा रहे हो, उस कर्व के अगर पॉइंट पे है तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा कंज्यूमर को. ओके, thus consumer is indifferent towards all the combinations lying on the same indifference curve. In other words, consumer gives equal preference to all such कॉम्बिनेशन. तो दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो इक्वल प्रेफरेंस देता है सारे कॉम्बिनेशन. इसका मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू हिज गिवन इनकम, अकॉर्डिंग टू द प्राइसिंग ऑफ द टू सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज, वो डिसाइड करता है कि वो क्या ज्यादा खाएगा और क्या कम खाएगा, क्या ज्यादा खरीदेगा या क्या कम खरीदेगा, एंड देन ही बाइज और ईट्स इट. पर वो किसी भी कॉम्बिनेशन में हो वहां पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और वो इक्वल प्रेफरेंस दे पा रहा है. ओके एवरीवन, so now moving on to the next part of it. Okay, yes Pradhiman, you are asking something. सर इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस मतलब वो कहीं पे भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा. तभी तो हम बार बार कह रहे हैं ना कि उसका जो कर्व है वो उस कर्व में कहीं पे भी अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिफरेंस नहीं कर पा रहा. वो हर जगह सेटिस्फाइड है, वो उसका कर्व जो है वो हर जगह सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इसीलिए इनडिफरेंस कर्व हो गया ना. इनडिफरेंस. और लोकस का लोकस का मतलब एंड इनडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल दोस कॉम्बिनेशन. जितना भी जो ग्राफ के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसका जो मिक्सचर है, आप चाहे कहीं पे भी ग्राफ को कहीं पे भी लेके चले जाओ, उसका कहीं पे भी पॉइंटिंग कर दो, अगर वो कर्व के किसी जगह पे पॉइंट पे है तो दैट विल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो वो जो ग्राफ के पॉइंट्स है अलग अलग, उसको हम लोकस कह रहे हैं. एक्स और वाई का जो मिलके जो पॉइंट बनता है. ठीक है. हाँ, ओके. चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई बिलीव दिस स्लाइड इज अंडरस्टूड. अब देखो यहाँ पर आपको एक कर्व दिखाया गया है प्रॉपर्ली. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व है आपके सामने, इंडिफरेंस शेड्यूल है. अब आप देखो इंडिफरेंस कर्व के अंदर एप्पल्स और ऑरेंजेस दिखाए गए कॉम्बिनेशन की ग्राफ मैंने कल बना के भी दिखाया था आपको और इसमें बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड भी है. ठीक है, टेबल शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन. कॉम्बिनेशन क्या है? ए बी सी डी ई. एप्पल्स 1 2 3 4 5, ऑरेंजेस 22 14 10 8 7.
ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाओगे तो ऑरेंजेस का और एप्पल्स का जो सेटिस्फैक्शन है यहाँ पर आपको बताएगा और इसके अंदर एक ग्राफ बना दिया गया, एप्पल 1 ऑरेंजेस 22, ठीक है, ये यहाँ पर है पहला पॉइंट रेड डॉट, सेकंड रेड डॉट बी का 2 and 14, थर्ड रेड डॉट सी का 3 and 10, ये वाला जो पॉइंट है 3 and 10, उसके बाद डी का डॉट 4 and 8, उसके बाद 5 और 7, तो ये आपका इनडिफरेंस शेड्यूल है, इसको इनडिफरेंस कर्व कहते हैं, जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया से मैंने कल क्लियर कर दिया था बोर्ड के ऊपर पढ़ा के भी और उसके बाद आपको ऐसे समझा के भी, ओके। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज दिस इज वेरी क्लियर, तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अभी, बाद में आप इसका नोट बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, बिकॉज आई विल गिव इट टू यू इन द पीपीटी फॉर्म, आपके पास पहुंच जाएगा आज, ठीक है, बड़े आराम से बनाना। अब ये थर्ड स्लाइड है, इनडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन जो हमने बताया था, ये पूरा का पूरा एक और प्रॉपर्टीज को सेट किया हुआ है, 22A 122, B 214, 310, 4 8 5 7, ये IC 1 है, इनडिफरेंस कर्व 1, ठीक है। ये आपको IC 1 का मतलब क्या हुआ, ये पहला कर्व है। इसी तरह अगर आप दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, चौथा कर्व, पांचवा कर्व बनाओगे और आप जितने ऊपर उठते जाओगे उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये इसका एक एजम्पशन होता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कल हमने MRS पढ़ा था, उसका डेफिनेशन मैंने बताया नहीं था और आपने लिखा भी नहीं था, देखो यहाँ पर उसका प्रॉपर्ली MRS का डेफिनेशन लिखा हुआ है और MRS होता क्या है वो भी प्रॉपर्ली समझाया गया है, तो लेट अस गो टुगेदर विद द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x for y, that means x for y, जो सब्स्टिट्यूट करेंगे x को y से जो सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, हमारा xy is defined as the amount of y the consumer is just willing to give, the consumer is just willing to give up to get one more unit of x and maintain the same level of satisfaction। इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x और y क्या है कि is defined as the amount of y, कितना अमाउंट ऑफ y कंज्यूमर विलिंगली देना चाहेगा एक मोर यूनिट ऑफ x गेन करने के लिए, 1 यूनिट ऑफ x गेन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ y वो दे रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसको MRS XY इज इक्वल टू जो मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कैसे दिखाएंगे, डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ y divided by increase in the consumption of x, decrease in the consumption of y divided by the increase in the consumption of x is equal to minus delta y by delta x। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगा हुआ है, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन द कॉन्वेक्स फॉर्म इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज ऑलवेज नेगेटिव, जो हमने कल बात करी थी आप लोगों से। क्यों होता है नेगेटिव, मेरे को कोई बताएगा यहाँ पर प्लीज, व्हाई वी ऑलवेज हैव अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, कोई भी प्लीज। I'll ask Lakshya Chaudhary, please go for it. Why the sign is always negative over here? Lakshya Chaudhary, please unmute yourself and say. सर क्योंकि स्लोप उसकी अपवर्ड से बॉटम की तरफ में जाती है इसीलिए कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है इसलिए, लेकिन हम क्यों रखते हैं नेगेटिव, आप एक प्रॉपर कंक्लूजन कैसे दोगे इस तरह की, हम नेगेटिव क्यों रखते हैं इसको? सर क्योंकि अपने सेक्रीफाइस करते हैं ना एक गुड को दूसरे गुड के लिए, इसीलिए वो नेगेटिव के अंदर में जाता है, तभी ये रेट नेगेटिव में आती है MRS। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जब हम एक गुड को दूसरे गुड के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में जाएगी। वेरी गुड, वेल डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखो ये समझाने की कोशिश की गई है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं, उसका ग्राफ बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर आपको बताया हुआ है टेबल में कि क्या है, एप्पल कॉम्बिनेशन 1 एप्पल इज इक्वल टू 22 ऑरेंजेस। हमारा क्या है यहाँ पर 22/1 है क्योंकि स्टार्टिंग इससे हम 0 रखेंगे, अभी कुछ भी नहीं है। डी, अब क्योंकि MRS बताना है तो यहाँ पर तो 0 से 1 में आ रहा है तो हम यहाँ से अभी कुछ नहीं बता रहे, डी में बता रहे हैं 2 एप्पल 14 ऑरेंजेस। मतलब क्या हुआ, कितना का सेक्रीफाइस हुआ ऑरेंजेस का, 8 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस है, 1 एप्पल का गेन है। तो 8 ऑरेंजेस के सप्लाई सेक्रीफाइस पे 1 एप्पल का गेन हो रहा है डी के केस में। डी के केस में क्या हो रहा है, 1 एप्पल का गेन हो रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस कितने का हो रहा है, 4 एप्पल्स का, 4 ऑरेंजेस का ओनली। डी के केस में क्या हो रहा है, 1 एप्पल का गेन हो रहा है,
और सेक्रीफाइस कितने का हो रहा है 2 ऑरेंजेस का। ई के केस में 1 एप्पल का गेन 1 ऑरेंज का सेक्रीफाइस। तो ये टेबल देखिए हम एक चीज जरूर से समझ सकते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यहाँ पर भी वैसे का वैसे रहता है, ये आप मान के चलोगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसलिए जब मैंने पढ़ाया था आपको तो कहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लॉ को मैंने पेपर जब चेक किया तो इसमें भी लिखा है कि इस लॉ को आप जैसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है किताब में, जैसे लैंग्वेज में आपको इंटरनेट में मिलता है, सेम लैंग्वेज में आपको लर्न करके लिखना है, बिकॉज दिस इज अ लॉ, यू कैनॉट चेंज और यू कैनॉट पुट योर ओन वर्ड्स इनटू इट। ओके, एज द कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ एप्पल, then for getting every additional unit of apple, he will give up less and less of oranges. That is 8:1 का ratio, then 4:1, then 2:1, then 1:1 का ratio respectively. This is the law of diminishing marginal rate of substitution. ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर याद होगा तो ये आपको समझ आ जाएगी बड़े आराम से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो इस स्लाइड के अंदर प्रॉपर्ली आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि एमआरएस क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं। ओके, एमआरएस इज मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से एमआरएस मेजर कर सकते हैं। देखो यहाँ से इस ए टू बी जब आप जा रहे हो तो एमआरएस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा ए इज इक्वल टू 8:1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये भी होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू 8:1 हो गया। देन एमआरएस इज इक्वल टू 4:1, इसके अंदर एमआरएस में 2:1 और फिर ऐसे ही जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एमआरएस इज इक्वल टू 1:1 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू मेक द ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस जब भी आपसे पूछा जाएगा। यस अंजलि, व्हाट यू वांट टू आस्क? Okay, now let's move on to the next slide. Properties of indifference curve, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखने हैं इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का पहला प्रॉपर्टी क्या है? आईसी, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इसी को मैंने एक प्रॉपर सेंटेंस में लिखा हुआ है, एंड इंडिफरेंस कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, दैट इज इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व का एक नेगेटिव स्लोप होता है और ये हमेशा लेफ्ट टू राइट स्लोप के अंदर डाउनवर्ड की तरफ जाता है। इसका कोई भी मेरे को आंसर बता सकता है ऐसा क्यों होता है? व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव एंड व्हाई स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? anyone please, if you know the answer please you can go for it. अच्छा चलो मैं एक सेंटेंस में आपको इसका आंसर बता देता हूँ। एज नो वन इज रिप्लाइंग, तो आप अगर कहीं पे लिखना चाहते हो तो लिख भी लेना। और सर, हाँ बोलो अंजलि। सर बिकॉज ऑफ मे बी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो घट रहा है इसलिए नेगेटिव में जाएगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन इसको अगर आपको मैं अब यहाँ पे ना एक चीज आप लोग समझ लो, एवरीवन हु आर अटेंडिंग द क्लासेस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज कि आपको जब ये चीज पूछी जाएगी आपको पता होगा, यू हैव अंडरस्टूड, बट इसको आप सेंटेंस में कैसे फॉर्म करोगे? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे अंजलि ने अभी बताया, अंजलि के लेकिन जब हमने आंसर पढ़े तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो कंफ्यूजिंग सा लग रहा था आंसर जो। तो वही मेरे को चाहिए कि आपके आंसर कंफ्यूजिंग ना हो। मुझे आप इसका सीधा साधा आंसर कैसे लिखोगे और कैसे बताओगे वो बताओगे। हाउ विल यू गिव मी अ प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ऑफ दिस, दैट एन इंडिफरेंस कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, दैट इज इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? कौन बताएगा इन प्रॉपर टर्म्स जिसको हम कहेंगे? आप इसको ऐसे कह सकते हो दैट इट इंप्लाइज दैट इफ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर देन वन गुड, ही मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर। अगर एक कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि मेरे को एक गुड का ज्यादा चाहिए, तो ऑब्वियसली ही विल हैव टू कंज्यूम लेस ऑफ द अदर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूट। ऑलराइट, अगर उसको एक गुड का कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि उसका इनकम तो फिक्स है ना, हमने क्या डिसाइड किया, हमने क्या एजम्पशन किया था सबसे पहले? द फर्स्ट एजम्पशन वाज दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब इनकम को चेंज नहीं करते, उसके पास पैसा तो उतना ही है, सब्स्टिट्यूट पे या सब्स्टिट्यूट पे वो उतना ही खर्चा करेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर उसको एक गुड का इनकम बढ़ाना है
तो ऑब्वियसली जो सेकंड गुड है, एक गुड की क्या बोलते हैं कंजम्पशन बढ़ाना है, तो जो सेकंड गुड है उसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक गुड का कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू वांट टू बाय मोर ऑफ से फॉर इंस्टेंस क्लोथ, आपके पास 1000 रुपए, आपको क्लोथ खरीदने, तो आप ऑब्वियसली आपका मन था 2 जूते खरीदने, तो आप एक जूता खरीदोगे और एक क्लोथ खरीदोगे। आप अगर जाओगे कि दोनों खरीदना है तो ऑब्वियसली आपको यही करना पड़ेगा। Am I right? So that's why we say that an indifference curve has negative slope. आप अगर दो सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हो तो उसका नेगेटिव स्लोप होगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि अगर आपको एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे गुड का कम करना होगा, चाहे वो x का बढ़ाओ चाहे आप y का बढ़ाओ, चाहे आप x का कम करो चाहे आप y का कम करो, आपको एक जगह बढ़ेगा और एक जगह कम होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। मैंने इसका कल आंसर बताया था, मेरे को बताओ कौन देगा इसका आंसर। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। नीरज गिव मी द आंसर, व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। नीरज बोथरा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। नीरज इफ, हाँ यस बोलो बेटा। सर क्योंकि बताओ बताओ। नीरज यू डोंट नो द आंसर, देन से मी दैट आई एम नॉट एबल टू आंसर। सर प्लीज आप समझा दो। तो चलो हम लोग नहीं पता बोलो सर, नहीं पता। हाँ नॉट अ प्रॉब्लम, चलो आप अभी समझ लेना। आई विल आस्क परजुमन, इफ यू नो द आंसर प्लीज गो फॉर इट प्लीज। परजुमन, I see it convex to the origin. Why? Parjuman Rathod, most probably is not able to switch on the mic. चलो कोई नहीं। Avon Khajanchi, this proves that you are not responding to the classes properly. अगर आप properly class को respond नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, बताओ मुझे। You are not giving the answers. आपको ये मैंने पूरा कल डिटेल में बताया था कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, उसके पीछे एक रीजन होता है, वो मैंने अभी आपको बताई थी। तो आप क्लास में अगर कल आए थे और आज आप आंसर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। अबॉन इतनी कर्टसी तो रखो कि आप अपने माइक को स्विच ऑन करोगे और कहोगे कि सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। Yes, लक्ष्य चौधरी गिव द आंसर। सर ये जो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के, वो एमआरएस की वजह से होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। और वो रेट ये बताती है कि कंज्यूमर कितना विलिंग है एक गुड को दूसरे गुड के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, तभी वो जो स्लोप होती है वो हमेशा कॉन्वेक्स ही होता है ओरिजिन से। ओके वेरी गुड। नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। यही तो मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि मुझे इसका आंसर दे दो आप। वाई, क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? मैंने यही तो पूछा था, राइट? तो चलो अब हम आगे चलते। ओके, आई बिलीव माई वॉइस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। प्लीज रेज योर हैंड वंस एवरीवन इफ माई वॉइस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। And just give me a second. Right? Yes, Raghav, maybe you were asking something. Go for it. You have raised your hand. नो सर, गलती से हो गया था। Beta, don't do this, please. Okay. So now moving on. On the other hand, as more and more units of good Y are given up, his intensity of desire for good Y tends to rise. अब देखो ये लाइफ की साइकोलॉजी है हमारी, ये आप मान के चलो। तो जो चीज हमें नहीं मिल रही या कम मात्रा में मिल रही है वो हमें ज्यादा चाहिए, और जो हमारे पास बहुत ज्यादा पड़ी है वो हमें कम चाहिए, उसकी उतनी ज्यादा यूज हमें लगती नहीं। दैट्स हाउ लाइफ रन्स एंड दैट इज हाउ इकोनॉमिक्स रन। तो गुड एज जो है आपके पास, जिसके जो आप ज्यादा खरीद रहे हो, जो आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, स्लोली बट ग्रेजुअली क्या होगा, आपको उसको कम कंज्यूम करने की इच्छा होगी। क्या यार आज तो बहुत हो गया। लेकिन जो गुड वाई है, जो आपने नहीं खरीदा, जो आपने कंज्यूम नहीं किया,
जैसे ही आपकी गुड एक्स कम कंज्यूम करने की इच्छा होगी, वैसे ही आपकी गुड वाई ज्यादा कंज्यूम करने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स चाहिए यूज करने के लिए. दैट्स हाउ लाइफ ऑल्सो वर्क एंड दैट्स हाउ दिस प्रॉपर्टी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क. ठीक है, इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ एमआरएस, बिकॉज एमआरएस टेंड्स टू डिक्लाइन. इसका सीधा साधा आंसर है. अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए आपसे और पूछा जाए व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू डिक्लाइन. बस उस 1 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है. एमआरएस वर्ड का यूज इसीलिए करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं बताते हो तो इसका आंसर राइट नहीं होगा, चाहे आप फिर कितना ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे दो उसका. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बोलना ही पड़ेगा इसके लिए. तो चलो ना नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अब ये मैंने प्रॉपर्टी आपको कल बताई नहीं थी, ये प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं. इंडिफरेंस कर्व नेवर क्रॉसेस ईच अदर. मतलब क्या हो गया? इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते कहीं पे भी एक दूसरे को. यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ नहीं है, वो आपको जब मैं पीडीएफ भेजूं इसका तो आप लिख लेना, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. यहाँ पर इंटरसेक्ट वर्ड आएगा यहाँ पर. ठीक है, आई बिलीव सबको दिख रहा होगा. इंटरसेक्ट INTERSECT वर्ड आएगा, वो यहाँ पर आप लिख लेना. टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. अच्छा, कोई मेरे को बताएगा क्यों नहीं करते? अपना लॉजिकल ब्रेन लगाओ और मेरे को बताओ कि क्या हो सकता है कि आप टू इंडिफरेंस कर्व क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. हाँ राघव मोदी, गो फॉर इट. सर क्योंकि इनका जो सेटिस्फेक्शन होता है हर पॉइंट के ऊपर सेम ही होता है. तो अगर हाँ. सर सी का सेटिस्फेक्शन या तो बी के इक्वल होगा हाँ. तब जाके वो ए पे ना होगा, बट दोनों का सेटिस्फेक्शन तो इसमें अलग अलग होगा, तो ए पे तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता. तो चलो वेरी गुड, आपने सही से बोला, लेकिन मेरे ख्याल से समझ नहीं आएगा. कोई है जो और एक्सप्लेन करेगा? आपको समझ आ गया, ये बहुत क्लियर है मेरे को. यू हैव अंडरस्टूड. एनीवन एल्स हु वुड लव टू एक्सप्लेन दिस इन अ ब्यूटीफुल मैनर? एनीवन एल्स? जस्ट गिव इट अ चांस. इट्स नॉट अ एग्जाम गोइंग ऑन. आई वांट टू नो दैट कितना लॉजिकल ब्रेन आप लोग लगा रहे हो इकोनॉमिक्स के लिए, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं. तर्जुमान, जागृति, अवंत, नीरज, शिवेंद्र सिंह भाटी, सुनीता गोदारा, वाहिनी अग्रवाल, गो फॉर इट. एनीवन प्लीज. वाहिनी, गो फॉर इट. कितना लॉजिकल ब्रेन लगा रहे हो देखना है मेरे को. जो भी आंसर आ रहा है आपके दिमाग में बताओ कि व्हाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. वाहिनी, यस, गो फॉर इट. अंजलि, वेट अ मिनट, लेट्स. सर ये लोग मतलब जैसे राघव ने भी कहा कि इंटरसेक्ट इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है. तो अगर हमने कल हमने प्रिंसिपल भी पढ़ा था इस पे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाला, कि जिसकी वजह से वो अगर एक गुड लेगा तो दूसरा कम होगा, तो वो एक ही ग्राफ पर चलेंगे, एक ही लेवल पर चलेंगे, जिसकी वजह से वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. यस, वेरी गुड. अगर इंटरसेक्ट कर गया तो जो हमने एजम्पशन माना था इसका और जो प्रॉपर्टी मानी थी वो बिल्कुल की बिल्कुल झूठी साबित हो जाएगी. आपके एजम्पशन काम ही नहीं करेंगे, तो फिर आप इसको आगे कैसे बढ़ाओगे? अगर आप सपोज करो इस पॉइंट पे हो, एक बार म्यूट करो वाहिनी अपने आप को प्लीज. अगर आप सपोज करो इस पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर. अब हम अभी क्या कह रहे थे? IC1 और IC2, अगर आपका एक ग्राफ यहाँ पर है, ये वाला ग्राफ है, अगर ये ऊपर जा रहा है